हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज के लेक्चर हैं। एनसीईआरटी सीरीज वही सीरीज जिसके अंदर हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो आपकी किताबें हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस सीरीज़ में तो ये हमारी जो 10th क्लास की जो ज्योग्राफी है, 10th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें एनसीईआरटी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, इसलिए हमको एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में रीड करना चाहिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में हो, अगर आप एडवांस फेज में हो तो आप हायर स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटीज़ हैं, जिसमें हम बात करेंगे जो 10th लेवल तक की हैं या 10th के बाद में 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हो। बट अगर आप कम्प्लीटली इनिशियल फेज में हो, आपने अपनी प्रिपरेशन से पहले जो एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं उनको इतना डेडिकेटेड वे में नहीं रीड किया है, तो आप अपनी जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको स्टार्ट से रीड कीजिए। 6th-7th क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप उनको एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन का समय लगेगा। 10 से 15 दिन के समय में आप इन सभी बुक्स को कंप्लीट कर लोगे, जो 10th लेवल तक की बुक्स हैं। उसके बाद में आप 11th 10th 12th को स्टार्ट कीजिए, तो 15 डेज आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका भी जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो इन ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, जिसमें जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, इनमें आपका इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। तो इसलिए जो हमारी जो इनिशियल फेज की जो एनसीईआरटी होती हैं 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी, उनको यहाँ पे रीड करना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्टूडेंट जो साइंस है, साइंस के अंदर तो आप 6 से लेकर जो 10th तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा कुछ हायर स्टैंडर्ड की बुक्स भी हैं जो भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसके अंदर फॉरेस्ट लाइफ की बात की गई है। यहाँ पे स्पीसीज की बात की गई है, उनके यहाँ पे स्टेटस की बात की गई है कि आईयूसीएन के अंदर जो स्टेटस होते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं। इसके अलावा बात की गई है इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जिसमें हम बात करें कि जो वेजिटेशन है, जो फ्लोरा है, जो फ्यूना है, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए, उन सबको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लॉन्च की गई हैं तो वहाँ उनकी बात की गई है। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ बताया गया है, काफ़ी कुछ डिटेल में बातें की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये जो चैप्टर है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट, जब भी इंडिया का नाम आपको सुनाई देता है, जब भी आप इंडिया के बारे में रीड करते हो, तो आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको यहाँ पे सुनाई देती होगी, डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, जो विविधता, डाइवर्सिटी मतलब विविध डिफरेंट एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, ये आपको सिर्फ आपको कल्चर में ही नहीं दिखाई देगी, सोशल लाइफ में ही नहीं दिखाई देगी, ये आपको जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हमारा फ्लोरा एंड फ्यूना है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, इंडिया बेसिकली वो एक रिच कंट्री है जिसके अंदर ना केवल जो कल्चर के अंदर, ना केवल कम्युनिटी के अंदर, बट आपको जो वाइल्ड लाइफ है, जो वहाँ फ्लोरा एंड फ्यूना है, उसके अंदर भी आपको जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये डाइवर्सिटी है, ये हमारा एक यूनिक फीचर है। आप इंडिया में ही आप देखिए ना, आप स्टूडेंट्स अगर आप इंडिया का मैप देखते हो, आप देखिए कि जो सदर्न इंडिया के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। ईस्टर्न इंडिया में कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। वेस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट का एरिया है, या गुजरात के अंदर जो वहाँ पे बेसिकली कच्छ का रीजन है, यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं, जो लोगों का भी यहाँ पे अडप्टेशन सिस्टम, एक तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर होता है अडप्टेशन। आप अडोप्ट करते हो कोई इन्वायरमेंट को, तो वहाँ पे आपका जो कुछ फीचर्स हैं वो डेवलप होते हैं डिफरेंट काइंड का। जैसे आप देखिए कि जब आप यूपीएससी में आपका क्लियर होगा, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आपका अच्छी रैंक के साथ में, और आप जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी के अंदर, वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाओगी। तो मसूरी के अंदर जो ये बेसिकली एक हिल स्टेशन है, हाइट के ऊपर है। हाइट के ऊपर लोकेटेड होने की वजह से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारी जो आरबीसी हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, इनके अंदर चेंजेज आते हैं।
वो सब चेंजेस के बारे में हम साइंस की बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से रीड करेंगे। तो आपकी बॉडी उस तरीके से अडॉप्ट करती है। वहाँ पे सिकनेस की भी बहुत सारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट होके जाते हैं उनको सिकनेस की भी यहाँ पे सिचुएशन है वो देख फेस करने के लिए मिलती है, क्योंकि आप हाइट के ऊपर एकदम से जाते हो, आपकी बॉडी उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाती है, उस तरीके से चेंज नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से कुछ दिन के लिए जो थकान या इस तरीके से कुछ जो सिचुएशन जो सिकनेस है सिचुएशनल सिकनेस है जो क्रिएट होती है, जैसे ही बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ के लिए एडजस्ट करती है, वहाँ पे चेंज होती है, वो वहाँ का जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करती है, वहाँ उसी के साथ वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कि वो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यही डिफरेंट थिंग्स है कि आपको जिस भी रीजन के अंदर इंडिया में जो डिफरेंट काइंड की जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट काइंड के जो पीपल्स हैं, उनके वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो हार्श इन्वायरमेंट है, उसको सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे अलग अलग तरीके की वहाँ उनका अडेप्टेशन सिस्टम होता है। तो इन सब के बारे में हम ना बात करते हुए हम यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं कि इंडिया के अंदर आपको डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स सिस्टम है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स कि इतना डाइवर्स होने के बाद भी हम सभी लोग कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड हैं। स्टूडेंट्स अगर आप डाइवर्सिटी की बात करो तो आपको तो विद इन द स्टेट भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। आपको विद इन द स्टेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसके स्टेट का आप नदर्न एरिया के बारे में देखिए, आप सदर्न एरिया के बारे में देखिए, तो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है, जो डाइवर्सिटी है, वो आपको यहाँ विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री सभी जगह आपको देखने को मिलती है इंडिया के अंदर में। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, जो यहाँ पे पेड़ पत्ते पाए जाते हैं, जो यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो इंडिया एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्री है, क्योंकि डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ पॉसिबल ट्वाइस टू थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड, कि जितना नंबर डिस्कवर्ड हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा डबल या ट्रिपल साइज में यहाँ पे हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये जो डाइवर्सिटी है ये ही हमारा एक यूनिक फीचर है। जैसे हम बात करें कि जो फ्लोरा में हो, फ्यूना में हो, या हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हो, यहाँ पे बताया गया है एस्टीमेट की एटलीस्ट जो 10% है इंडिया का रिकॉर्ड विद वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% है जो मैमल्स के साथ जो थ्रेटन्ड स्पीसीज में हैं वो भारत के अंदर में पाए जाते हैं। तो ये क्या शो करता है स्टूडेंट, ये शो करता है यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है भारत के अंदर में। कुछ ऐसे भी हैं जो क्रिटिकली हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे इंडिया में आप देखिए कि जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, जो एशियाटिक चीता है वो कम्प्लीटली विलुप्त हो चुका था। तो विलुप्त होने के बाद में अभी रिसेंटली जो 17 सितंबर है 2022 का, 17 सितंबर को यहाँ पे जो चीता है उसको नामीबिया से लेके आए हैं, फिर से यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया है। जो कूनो पालपुर नाम का नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, ये श्योपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे ये नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरिया। वहाँ पे जो चीता है जो ये एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया के अंदर, इसकी जो स्टोरी है इसको लेट में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो चीता है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने अपलोड कर दी है। इसके बारे में अलग से आप देखिए कि जो पिंक हेडेड डक हैं, माउंटेनियस क्वेल हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट स्पॉटेड ओलर हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। तो वो इंडिया के अंदर पाए जाते थे। ये इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे शो किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN के द्वारा कोई भी जो स्पीसीज होती है उसकी संख्या कितनी है, उसके नंबर्स कितने हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये कैटेगरी में रखते हैं। आप देखिए कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, इस तरीके से ये स्पीसीज को देखते हैं। स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन है कंसिडर टू बी द नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज द कैटल है, सैल है, पाइन है, रोडेंट्स हैं, इन सबको यहाँ पे नॉर्मल स्पीसीज के बारे में बताया गया है। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहे हैं, कम्प्लीटली अपनी एक्सटिंक्ट की तरफ हो रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो लॉस्ट हो रही है, तो उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा जाता है। इसके बारे में जो एग्जैक्ट क्या फिगर हैं, कितनी संख्या कम हो जाती है, तो उसके बाद में इसके बारे में जो कम्प्लीटली जो स्टडी है
वो इन्वायरमेंट की जब हम स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करेंगे तो वहाँ पे रीड करेंगे। तो बेसिकली ये वो स्पीसीज हैं जो डेंजर टू एक्सटिंक्ट हैं, एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनको यहाँ पे रखा जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में। अगर हम बात करें कि जो वल्नरेबल स्पीसीज रखी गई हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है टू लेवल फ्रॉम वेयर इट लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी, जिससे वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं, जिसमें गैंगेटिक डॉल्फिन है, ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट हैं। मीन्स अगर वल्नरेबल वो है, जो नॉर्मल जो स्पीसीज है उसके तो अच्छी है, उससे तो थोड़ा कम है उसकी संख्या, बट एक्सटिंक्ट नहीं हो रही हैं, तो अब उनकी जब संख्या नीचे डिक्लाइन होती है, एक्सटिंक्ट की तरफ हो जाती हैं, तो उनको वल्नरेबल कैटेगरी में रख दिया जाता है। रेयर स्पीसीज क्या होती हैं स्टूडेंट? ऐसी स्पीसीज जो स्मॉल पॉपुलेशन के साथ हैं और मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्ट देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर, इसके अलावा वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जहाँ पे किया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट के अंदर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पे जो रेयर स्पीसीज के बारे में देखा, नॉर्मल स्पीसीज जिनकी संख्या काफ़ी अच्छी है, जिनको लॉस्ट होने के रिलेटेड कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट विलुप्त होने के बिल्कुल डेंजर पे हैं, कगार पे हैं। वल्नरेबल स्पीसीज जिनकी संख्या लिटिल बिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। अब बात करते हैं रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज तो वो होती हैं जो काफ़ी कम होती हैं जिनकी संख्या, और कुछ ऐसे जो उनका जो माइग्रेशन हो या चेंज हो उनके इन्वायरमेंट के अंदर में, तो उनके बारे में यहाँ बताया है। अब आती हैं कुछ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज हम किसको बोलते हैं? ये वो स्पीसीज होती हैं ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे पाई जाती हैं, वहाँ की ये एंडेमिक हैं, तो उनको बोला जाता है एंडेमिक स्पीसीज। तो पार्टिकुलर एरिया से रिलेटेड कोई स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें हम बात करें वाइल्ड पिग है, मिथुन है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में पाए जाते हैं, तो इनको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लिए एंडेमिक बोला जाएगा। और इस तरीके से आपसे यूपीएससी के जो सिविल सर्विस के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दिस स्पीसीज एंडेमिक टू दिस एरिया। जो कोई जोग्राफिकली एरिया है वहाँ पे इनका बैरियर है, जो लोकेशन है वो फिक्स है, जिसमें आप सबसे पहले देखिए कि जो अंडमान तील है, निकोबार पिजन है, अंडमान वाइल्ड पिग है, इसके अलावा मिथुन इन द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो मिथुन पाया जाता है, तो ये वो स्पीसीज हैं जिनको एंडेमिक रखा गया है। ये वहाँ के लिए बेसिकली उस जोग्राफिकली लोकेशन में पाई जाती हैं, वहाँ की स्पेशल हैं। अब अगर हम बात करें एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं स्टूडेंट्स स्पीसीज जो यहाँ पे अब पाई नहीं जाती हैं, यहाँ पे उनका कम्प्लीटली विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे आप देखिए कि जो चीता नाम की जो स्पीसीज थी, एशियाटिक चीता, इंडिया के अंदर में पाई जाती थी एशियाटिक चीता, बट स्टूडेंट्स आपको पता होगा हमारे यहाँ पे जो राजा जो रियासतें हुआ करती थी, शौक बड़ी चीज़ है, जो एक कॉन्सेप्ट है राजा रजवाड़ों के लिए बोला जाता है, तो वो शौक बड़ी चीज़ है, उसी के अंडर में आपको देखने को मिलेगा कि चीता जो हैं वो कभी भी ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर में जो एशियाटिक चीता हैं, ये अटैक नहीं करने की वजह से इनको, ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक ना करने की वजह से इनको डोमेस्टिकेटेड इनको रखा जाता था। डोमेस्टिकेटेड इनको मतलब घर के अंदर पालतू बना के रखा जाता था। हमको मेडिवल इंडिया में एक जानकारी मिलती है कि फिरोज शाह तुगलक नाम का जो राजा था, वो तो इनको डोमेस्टिकेटेड रूप में से रखता था चीताज को। फिर इनका जो यहाँ पे हंट किया जाता था, हंटिंग की जाती थी, इनकी शिकार किया जाता था। तो ऐसे ही हमारे 1947 के समय में कुछ चीता हैं वो पाए जाते थे, बट उनको एक्सटिंक्ट हो गए हैं। उनको 3 चीता थे जिनको मार दिया। हमारे एक कोरिया नाम की एक रियासत हुआ करती थी। अगर आप कभी छत्तीसगढ़ गए हो तो छत्तीसगढ़ के अंदर में आपको ये रियासत मिलेगी। इसके अलावा आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी इसका नाम मिलेगा कि कोरिया का एक जो चाइनीज़ है वो ट्रैवल कर रहा है, वो बैठा हुआ है
पेंटिंग के अंदर कोरिया के बारे में एक बार बात आएगी, अगर आप जब आर्ट एंड कल्चर को रीड करोगे आपको पता रहेगा। तो कोरिया नाम की जो रियासत थी उसके जो राजा मुकुंद देव थे, उन्होंने जो 3 चीता थे और उनकी फ़ोटो भी है इस तरीके से, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी है, जिसने हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड भी एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी से रिलेटेड। ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में, वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि जो कोरिया के जो राजा थे उसने चीता को मार दिया, पहली बात ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करता है, काफ़ी फास्ट एनिमल है, तो इसकी वजह से जो चीता हैं 3 चीताज को मार दिया गया, तो ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया। अभी प्रेजेंट समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, कुछ एरियाज़ हैं जिनको यहाँ पे चिन्हित किया गया कि चीता को वापस लेके आना है। अब एशियाटिक नाम का जो चीता है, जो एशिया का जो चीता है, ये चीता बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये चीता सिर्फ एशिया के अंदर में एक शहर है ईरान, कंट्री है ईरान, तो सिर्फ ईरान के अंदर पाए जाते हैं। अब ईरान के अंदर इनकी ऑलरेडी पॉपुलेशन अंडर 50 आ गई है, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो डिक्लाइन होने की वजह से ईरान से हम जो ट्रांसलोकेट नहीं कर सके चीता, अभी प्रेजेंटली जो हम चीता लेके आए हैं वो नामीबिया से लेके आए हैं। 8 चीता लेके आए हैं नामीबिया से। कूनो नाम की जो जगह है, कूनो इन द मध्य प्रदेश में जो जगह है, वहाँ पे इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है 2022 में, या हमारे जो 17 सितंबर 2022 है उसमें इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ इंडिया में जो एशियाटिक चीता तो नहीं आया, बट अफ्रीकन चीताज आ गए हैं। अफ्रीकन चीता साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, आँखें थोड़ी रेड होती हैं। एशियाटिक चीताज की जो आँखें हैं वो पेल येलो कलर की होती हैं स्टूडेंट्स, आप कभी देखना। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर चीता की बात की जाए, चीता वो जानवर है जो कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में, मिनी सेकेंड्स के अंदर में जो अपनी स्पीड है, वो स्पीड आपको यहाँ 112 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो अचीव कर लेता है। आप देखिए यहाँ पे बताया गया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चीता कभी भी आपको एक देखने को मिलेगा, चीता कभी भी यहाँ पे जो बिग कैट्स हैं जैसे वो रोर करते हैं, दहाड़ते हैं, उस तरीके से नहीं, एक कैट की तरह आवाज़ निकालता है। कुछ 7 बिग कैट्स हैं जिनके अंदर इंडिया के अंदर मैक्सिमम पाए जाते हैं, जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी इंडिया की एक डाइवर्सिटी को शो करता है कि इंडिया में इस तरीके से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, मैमल्स की डाइवर्सिटी है। तो स्टूडेंट्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हमको देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन है वो उसको कंटिन्यू रखना था, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, आप देखिए कि 1947 के समय की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन कितना डिफरेंस था। तो ये जो पॉपुलेशन का जो मैप इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल में बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो हाई करना है, जो शोइंग एरिया है वो इंक्रीज करना है। हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा कि 45% जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ज़मीन जितनी भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो लोगों की डिमांड की वजह से, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन की वजह से हमको जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर डिप्लीशन देखने को मिलेगा। 1951 से लेकर 80 का ये एरिया है, इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो हमारा जो रिकॉर्ड है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है स्टूडेंट्स, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली बताया जाता है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट का कवरेज कितना है। अभी रिसेंटली 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बताया गया था कि जो 24.66 एरिया है वो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर प्लस में ट्री कवर ये एरिया है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट कवर बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर में जो फॉरेस्ट है, ट्री कवर के अंदर इनकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है, काफ़ी बार चेंज होती है। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके द्वारा जंगलों को साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद में वहाँ पे एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन करेंगे। एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन करने के बाद में जैसे ये एरिया है इसके अंदर पेड़ उगे हुए थे, इनको कर लिया गया साफ़ करने के बाद में यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की गई। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन यहाँ पे खेती बाड़ी करने के बाद में वो लोग माइग्रेट कर जाएंगे यहाँ पे,
और यहाँ के पेड़ हैं उनको कट करेंगे। तो स्लैश एंड बर्न, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूम कल्टीवेशन भी जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से इंडिया के जो फॉरेस्ट एरिया हैं उनके अंदर पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी, ये तो देखिए आप एक फैमिली का हिस्सा हैं या एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ये ऐसी हज़ारों कम्युनिटीज़ होंगी, हज़ारों लोग होंगे, हज़ारों गांव ढाणियाँ होंगी। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरीके से जंगलों में जाते हैं, पेड़ों को साफ करते हैं। साफ करने के बाद में वहाँ पे ये जो खेती बाड़ी है, जो एग्रीकल्चर है, उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद में जो उस एरिया से जब उनका मन भर जाता है या कोई उनके अंदर जो भी चेंजेज आते हैं या उनको जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन होती है, तो उसके बाद में वो दूसरे एरिया में जाते हैं, वहाँ पे पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को काटने के बाद में वहाँ पे जो दोबारा से खेती बाड़ी करते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं। तो इस तरीके से उनका जो सिस्टम चलता रहता है, शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया का जो डिक्लाइन है वो इस वजह से होता है। अब वो फॉरेस्ट एरिया का डिक्लाइन होना ये काफ़ी बड़ा, इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेस्ट जो पॉलिसी है वो तो बोलती है कि 33% जो 1/3 जो हिस्सा है उसके अंदर फॉरेस्ट होना चाहिए, पेड़ तो कम से कम इतने होने चाहिए। और स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, हम क्लाइमेट चेंज को हमको टैकल करना है, नेचुरल सिंक होने चाहिए। फॉरेस्ट एरियाज़ की जो हमारी जो हमारा बेसिकली हम बात करें कि जो एरिया है वो डिक्लाइन हुआ है। आप देखिए कि माइनिंग के हमारे जो बहुत सारे जो पहाड़ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखिए कि दिल्ली के आसपास एरिया में आपको देखने को मिलेगा अरावली के पहाड़। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो माउंटेनियस रेंज है, इसके अंदर में आप देखिए कि माइनिंग की एक्टिविटी कितनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टोन चाहिए वो यहीं से माइनिंग किया जा रहा है। और अरावली की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। फरीदाबाद में कुछ ऐसे रीजन्स हैं, आप जब राजस्थान के लिए ट्रैवल करते हो दिल्ली से, तो हरियाणा राजस्थान का ये रीजन है, यहाँ भी जो माइनिंग है उसकी एक्टिविटी की जा रही है। तो अरावली को जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरसफुल है, और एनजीटी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बैन लगाए जाते हैं, बट इलीगल वे में माइनिंग अभी चल रही है। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। ये हमारे जो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन करना था, जो बचाना था, उसके लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो डिग्रेड होने लगता है जो फॉरेस्ट पॉलिसी के, यहाँ पे हमारे कॉलोनियल समय से एक डिमांड चलती है कि यहाँ पे जो पेड़ हैं उनको लगाया जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है खेतों के किराने में। जब आप देखिए कि जब भी जुलाई का मंथ आगा, जुलाई के मंथ में या अगस्त के मंथ में जब मानसून सीजन होगा, उस समय बहुत ज़्यादा जो प्लांटेशन का एक ड्राइव चलाया जाता है। प्लांटेशन का ड्राइव आप जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, आपको जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। जुलाई अगस्त में आप देखना, जुलाई अगस्त का जो मानसून का सीज़न है वहाँ प्लांटेशन का ड्राइव चलाया जाता है। मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है। तो ये प्लांटेशन का ड्राइव जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है उसको टैकल करने के लिए चलाया जाता है, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आप देखिए कि जो नए अर्बन एरियाज़ बन रहे हैं, आप देखिए कोई भी सिटी है उसके अंदर जो नए अर्बन एरिया बने हैं उसके अंदर जो प्लांटेशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। पेड़ों के दोनों तरफ रोड के दोनों साइड पेड़ होने चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट्स, आप सेंट्रल दिल्ली में जब विजिट करते हो, जैसे आप जो लुटियंस दिल्ली का जो एरिया है उसके अंदर आप देखिए कि जो ग्रीनरी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी संख्या में है। जो ग्रीनरी है, जो पेड़ हैं, पुराने जो पेड़ हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में हैं। इवन हमारा जो सेंट्रल विस्टा का जो एरिया है वहाँ भी आपको पेड़ काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से पेड़ होने चाहिए, ये नेचुरल सिंक है किसी भी सिटी के लिए। जो पोल्यूशन होता है, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सब में ये ऑक्सीजन जो हमको प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्लांटेशन का जो ड्राइव है वो तो चलाना चाहिए। आपको भी पेड़ लगाने चाहिए स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आप ज़रूर लगाइए। तो इसी तरीके से हमको देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से भी कोई फॉरेस्ट एरिया उसको क्लियर किया गया है। जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश में, उसकी वजह से 40,000 जो हेक्टेयर है, 40,000 हेक्टेयर के जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया गया। माइनिंग एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है वो सीरियसली थ्रेटन्ड हुआ है माइनिंग की वजह से। तो इस तरीके की कुछ माइनिंग की एक्टिविटी, यहाँ पे फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस
मेंटेनेंस का जो सिस्टम है, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको फॉरेस्ट एरिया के अंदर में जो फॉरेस्ट की हमारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनके अंदर आपको डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगा। मैनी फॉरेस्टर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो होल्ड करते हैं व्यू द ग्रेटर डिग्रेडिंग फॉरेस्ट बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर द ग्रेजिंग की एक्टिविटी हैं, फ्यूल वुड का जो कलेक्शन है, दो देर में बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट येट द फैक्ट रिमेन दैट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फूल एंड फोडर जो डिमांड है वो लोपिंग रेदर देन बाई द फेलिंग एंटायर ट्री। बेसिकली यहाँ बताया गया है कि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा कहा जाता है कि लोग अपने जो एनर्जी की डिमांड के लिए, फायर के लिए जो जंगल से लकड़ियाँ लेके आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट है उनका जो एरिया है वो डिक्लाइन हो रहा है। ये एक डिमांड हो सकती है स्टूडेंट, पर एक ग्रीन ट्री को तो काटा नहीं जाता है कभी भी फॉर अपनी आग या लकड़ी के लिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग रीजन हैं। आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में कुछ ऐसे यहाँ पे फोर्स जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, आप देखिए ये इंडिया है, ये इक्वेटर जा रही है, तो इक्वेटर के आसपास के रीजन में आपको एक जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलेगा, वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या है? वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट स्टूडेंट्स वो क्लाइमेट है जो इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। ये आपको थ्रू आउट द इक्वेटर आपको यहाँ पे इस एरिया में आपको बारिश देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हर दिन बारिश होती है। बारिश होने की वजह से और पेड़ों को सनलाइट की वजह से यहाँ पे जो है पेड़ों की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अब साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ में अभी यहाँ पे जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल का अभी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है, तो पाम ऑयल के लिए बेसिकली यहाँ फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है और यहाँ पे पाम का यहाँ प्रोडक्शन के लिए जो पाम ट्री हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको यहाँ कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसी की वजह से भी देखने को मिलेगा। और ये हमारे जो अर्थ है उसके लंग्स हैं। अमेजन फॉरेस्ट है, ये अगर हम बात करें कि जो वेट इक्वेटोरियल का जो रीजन है, इक्वेटर के आसपास के जो रीजन है जहाँ पे बारिश काफ़ी होती है, अब इनका जो संख्या है वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ना रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज से हम टैकल कर रहे हैं प्रेजेंट समय में, वो एक सबसे बड़ा उनको टैकल करना काफ़ी हार्ड हो जाएगा। क्योंकि ट्रीज़ हैं जो ही यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसको समहाउ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द रिपोजिटरीज ऑफ द सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिनरल्स एंड द अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड ऑफ रैपिड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। तो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जब these protected area thus means different things to different people and there lies a fertile ground for the conflict। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली बताया गया है कि जो अर्बन एरियाज़ का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उन सब को टैकल करने के लिए इन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए तो ये एक नए यहाँ पे नए ग्राउंड्स भी बन रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर जो कब्जा करने का, रिसोर्सेज को जो टेक ओवर करने का जो सिस्टम है उसकी वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हिमालयन यो है, हिमालयन योज इन द ट्रबल में है, ये बेसिकली एक प्लांट है। ये प्लांट मेडिसिनल प्लांट के रूप में डेवलप हुआ है, जो कैंसर्स को अगर हम बात करें कैंसर को टैकल करने के लिए एंटी कैंसर जो मेडिसिन है, जो इसकी जो छाल होती है, जो बार्क होती है, नीडल्स होते हैं, उनसे ये बनती है, तो सक्सेसफुली इसको कैंसर ड्रग के अंदर यूज किया जा रहा है। इसकी वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इनके जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये देखिए कि मेडिसिनल पर्पज़ से इसका जो संख्या है वो कम हो रही है, नंबर्स यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, बट आपको यहाँ प्लांटेशन करना चाहिए, इसकी जो संख्या है उसको इंक्रीज भी करना चाहिए। जिससे आप देखिए कि एक कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं रीड किया होगा, दीवारों पे जो लिखा होता है, गाँव के जो स्लोगन होते हैं हिंदी के अंदर कि एक पेड़ अगर काटो तो 10 पेड़ आप लगाने चाहिए। आपको अगर आप एक पेड़ को कट करते हो तो 10 ट्रीज आपको 10 प्लांट्स हैं उनको प्लांट करना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो प्लांट है उसको ट्री में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम 5 to 10 ईयर लगते हैं। तो जो 5 से 7 साल का, जो 10 साल का समय लगता है, उनको जो टैकल करने के लिए ज़्यादा प्लांटेशन करने की ज़रूरत है,
क्योंकि आप अगर इस तरीके से जो मेडिसिनल पर्पस से ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा इस प्लांट का, ओवर इसको अगर कट किया जाएगा और उस वहाँ पे अगर पर्पस से उतना प्लांटेशन नहीं किया गया तो इनकी जो संख्या है वो डिक्लाइन हो जाएगी। इनकी संख्या डिक्लाइन होने के साथ साथ ये जो नियर थ्रेटन या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आने में समय नहीं लगेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं, जैसे हैबिटाट के अंदर डिस्ट्रैक्शन होना, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन, पॉइजनिंग। फॉरेस्ट एरिया में आपको एक और इश्यू देखने को मिलेगा फॉरेस्ट एरियाज में, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट समय में 2020-21 से लेकर अब 22 का समय देख लीजिए, आपको फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट हैं वो इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए कि जो राजस्थान के अंदर एक अभी रिसेंटली जो समर का समय था, 2022 की जो समर थी, उसके अंदर में राजस्थान के अंदर सरिस्का नाम का जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फायर हुई। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं उड़ीसा के अंदर में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। और ये फॉरेस्ट फायर के बारे में आप देखना स्टूडेंट्स, बहुत बार जो कुछ ऑफिसर्स के द्वारा भी इस तरीके से वहाँ पे स्कैम किया जाता है। स्कैम इस तरीके से रिलेटेड है, जैसे समर का समय आता है तो वहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों का बेसिकली इलीगल ट्रेड, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो होती हैं वहाँ पे। आपको इसके लिए एक मूवी है, विद्या बालन जो एक्ट्रेस हैं उनके द्वारा एक मूवी बनाई गई है, शेर न्याय। तो ये मूवी आप ज़रूर देखना, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है। जब भी आपको समय मिले तो इन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके का वर्क कल्चर है, काफ़ी ऑफिसर्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं इसके अंदर में। आप देखिए कि एक ऑफिसर हैं, कुछ अभी 9 to 10 जो बैच हैं उससे पहले के ही हैं, परवीन कासवान। तो वो किस तरीके से अच्छा वर्क कर रहे हैं अपने जो फॉरेस्ट जो लाइफ है उसको शो करने के लिए। ट्विटर को एक अच्छा मीडियम उन्होंने यूज़ किया है और उन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने शेयर किया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से एक मूवी है, उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्लांटेशन भी किया गया, जैसे पेड़ लगाने के लिए जो प्लांटेशन का ड्राइव चलाया जाता है वो भी इलीगल वे में कर दिया गया, अलग जगह कर दिया गया, जस्ट नंबर्स को फिल करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखना, अगर आपको जब भी समय मिले तो ये मूवी आप ज़रूर देखना स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो फॉरेस्ट फायर हैं उसके जो इंसिडेंट्स हैं, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स के बारे में हमने देखा कि इस तरीके जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक 2016 के अंदर में, 2016 में उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से जो मास लेवल पे फॉरेस्ट फायर हुआ था, अगर हम ग्लोबल लेवल के ऊपर बात करें तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट्स है, यूएसए के अंदर एक एरिया है कैलिफोर्निया के अंदर फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट फायर के दूसरे इंसिडेंट्स आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखे होंगे। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो काफ़ी न्यूज़ में थे, 2020 के अंदर में वहाँ पे बुश फायर हुई थी काफ़ी ज़्यादा। स्टूडेंट जब भी समर का समय आता है तो समर के समय में जो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिरते हैं। पेड़ों के पत्ते गिरने की वजह से वहाँ पे जो ड्राईनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके लिए जो आग है उसको तो एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, तो उस समय में जो आग लगने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। ओवर पॉपुलेशन भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होना, सिटीज़ का यहाँ पे एक्सपेंड होना, ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए गए थे इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के लिए, जिसमें हमको फॉरेस्ट एरियाज़ की बात की गई है कि फॉरेस्ट एरियाज़ के डिग्रेडेशन के बिहाइंड में क्या क्या रीजन थे। अब अगर हम बात करें कंजर्वेशन की, तो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनका कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन है रैपिडली डिक्लाइन हुआ था इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड द फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? क्यों करना चाहिए हमको कंजर्व? अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन की वजह से हमारी जो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको हम प्रिजर्व करके रख पाएंगे स्टूडेंट्स। एंड अगर हम बात करें कि हमारी जो लाइफ का जो सपोर्ट सिस्टम है, वाटर है, एयर है, सोइल है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सभी ना सभी फॉरेस्ट के ऊपर में जो असेंशियल थिंग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड हैं। जेनेटिकल डाइवर्सिटी है वो कंट्री की लॉस्ट हो जाएगी अगर हम प्रिजर्व नहीं करके रखेंगे। जो डिफरेंट इनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, ग्रोथ ऑफ स्पीशीज़ हैं, ये सब डिक्लाइन
डिक्लाइन होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़, फिशरीज टू हैव हैवी डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो हम अगर डाइवर्सिटी है इसको अगर हम प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो ये डाइवर्सिटी हमारे लिए एक डिजास्टर के रूप में भी वर्क कर सकती है स्टूडेंट्स। इसलिए जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो कम्युनिटी लेवल पे डाइवर्सिटी है, इसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए हमारे कंट्री के अंदर। ये हमारी एक हेरिटेज है, एक धरोहर है हमारी इस कंट्री की। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली ज़रूरी है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो अर्बनाइजेशन का समय चल रहा है, अर्बनाइजेशन का टाइम है, किसी भी पर्सन की जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो माइग्रेट करता है अर्बन एरिया के लिए। तो जॉब के माइग्रेशन की वजह से आप देखिए कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज भी एक आपको अपनी जो लोकलाइट डायलेक्ट होगा, जो लोकलाइट लैंग्वेज होगी, आप कोई भी स्टेट देखिए, कोई भी स्टेट के अंदर में आपको हर एरिया के अंदर अलग अलग तरीके से लैंग्वेज बोलने का एक तरीका होता है। बट अर्बनाइजेशन में जो माइग्रेट आप देखिए कि सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं, सभी लोग दिल्ली के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट करने की वजह से जो लोकलाइट लैंग्वेज होती है उसका भी यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी एक्सटिंक्ट हो रही है। उसकी भी जितने लोग उसको बोलने वाले थे वो उनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। क्योंकि वो अगर कोई फैमिली है वो अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट करती है तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कभी भी लोकलाइट डायलैक्ट है उसको नहीं सीख पाएगी। तो ये भी कुछ बिहाइंड में काफ़ी कुछ है। इस तरीके से हमारी डाइवर्सिटी है उसके अंदर चेंजेज आ रहे हैं। चाहे आप एक्वेटिक डाइवर्सिटी की बात कीजिए, चाहे आप दूसरे तरीके की जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी है उसकी बात कीजिए, चाहे आप लैंग्वेज लेवल पे कर लीजिए, चाहे आप कल्चर लेवल पे कर लीजिए। तो इसको हमको बचा के रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमारा हेरिटेज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे फिर गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी, तो काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए गए। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो 1972 में ये एक्ट आया। 1972 में ये एक्ट आया जिसके बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे हमारी जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हंटिंग को बैन किया गया। जो शौक बड़ी चीज़ है जो चला करती थी राजा लोगों की, तो उसको रोका गया कि हंटिंग मत कीजिए। आप देखिए कि हंटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई थी। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, हैबिटाट को इनका जो एरिया है वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया, इनकी ट्रेड को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया। स्टूडेंट्स इसके ट्रेड के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं लास्ट कुछ ईयर्स में। बहुत सारे जो इवन इसके अंदर तो जो नेट है इंटरनेट के ऊपर भी आप देखिए कि यहाँ पे एक चलता है वाइल्ड नेट। वाइल्ड नेट क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर कभी कभी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको पोचिंग करके बेचा जाता है। उनकी जो स्किन है, उनके जो टीथ हैं, उनका बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके जो उनको सेल किया जाता है, बहुत सारे जो उनके पार्ट्स हैं उनको। तो स्टूडेंट्स इंटरनेट के ऊपर इस तरीके से बैन किया जाता है। तो हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा वाइल्ड नेट चलाया गया, वाइल्ड नेट नाम का एक प्रोग्राम जिसके थ्रू उनको प्रोटेक्ट किया गया। तो ये काफ़ी कुछ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, यहाँ पे एशियाटिक लाइन है, इन सबको यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चला गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेसिफिक स्पीसीज़ जो थ्रेटन्ड स्पीसीज़ हैं जिनकी संख्या कम हो रही है, जिनमें हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, ब्लैक बक है, इंडियन एलिफेंट है, स्नो लियोपार्ड है, इन सब की जो संख्या जिनकी भी डिक्लाइन होती है उसके लिए गवर्नमेंट उनके स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करती है। जैसे आप देखिए कि जो टाइगर की संख्या के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, देखिए आप देखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लॉन्च किया गया था 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 के अंदर में, ये कंप्लीट एक्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। फिर अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है उस टारगेट को यहाँ अचीव करने के लिए चलाए गए, उसको टारगेटेड एनिमल के लिए, जिसमें जैसे आप देखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में, ये प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया। अभी रिसेंटली जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट्स। जो टाइगर्स की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। इंडिया के जो हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। यहाँ पे इनका इलीगल जो हंटिंग की जाती थी, पोचिंग की जाती थी या कोई भी एक्टिविटी की जाती थी उनके थ्रू इनको बचाया गया है। हैबिटाट को यहाँ पे इनको कम्प्लीटली जो श्रिंक होने से बचाया है। ट्रेड
ट्रेड के अंदर में पोचिंग को रोका गया है, प्रे का बेस है उसको इंक्रीज किया गया है, क्योंकि इनका बेसिकली आप देखिए इनकी स्किन है, इनके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके अंदर इनकी जो बोन्स यूज की जाती हैं जिसके थ्रू इनका इलीगल जो ट्रेडिंग होता है, तो वहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया गया है, कैमराज भी लगाए गए हैं, काफ़ी कुछ किया गया है। आप देखिए कि कई बार जो टाइगर है उसको मैन ईटर टाइगर के नाम से डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद में उसकी हंटिंग हो जाती है। ये आपको उस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, शेरनी नाम की एक मूवी है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक कोई शेर या शेरनी होती हैं, वहाँ पे उनको मार दिया जाता है और उसको बेसिकली मैन ईटर के नाम से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद में उसको यहाँ पे जो किलिंग की जो परमिशन है वो दे दी जाती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूवी है, आप देखना जब भी आपको समय मिले। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंदर में बेसिकली इनको इनकी जो बचाने के लिए काफ़ी कुछ कैंपेन्स हैं वो लॉन्च किए गए। 1973 से कैंपेन्स चलाए गए हैं। TX2 एक प्रोग्राम है जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ की जितनी भी कंट्री हैं, 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं, तो इन टाइगर रेंज कंट्रीज़ के द्वारा एक प्लान किया गया कि 2022 तक में जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना है, डबल करना है। तो इंडिया ने तो काफ़ी कुछ जिसमें अच्छा अचीव किया है। इंडिया के अंदर अगर हम टाइगर्स की बात करें, आपको वो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर में वहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल है, बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश है, सरिस्का है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान के अंदर है, मानस है, आसाम है, पेरियार है। अगर हम बात करेंगे जो टाइगर है उनकी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में, फिर है कर्नाटका के अंदर में। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर साल इनका एस्टिमेट निकलता है, इनकी जो संख्या है उसको काउंट किया जाता है कि किस तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर चेंजेज आए हैं। या आप देखिए जो काजीरंगा है उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। काजीरंगा के अंदर ये हमारा वन हॉर्न राइनो है, एक सींग का जो बेसिकली वन हॉर्न है, इसका स्पेशल क्वालिटी है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। काजीरंगा और जो मानस हैं वो इसके स्पेशल ग्राउंड हैं जहाँ पे इनकी जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी है। काजीरंगा जिसके अंदर यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है काजीरंगा। इनका जो प्रे बेस है उसके बारे में दिखाया गया है। जो डियर्स हैं यहाँ पे, जो टाइगर्स के लिए, जो चीताज के लिए जो प्रे बेस हैं, तो उनके बारे में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स ऐसा बेसिकली इनके बारे में बताया गया है कि इंडिया में इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल लेवल पे जो फॉरेस्ट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उनको किस तरीके से यहाँ बचाया जाता है। तो कुछ एरियाज़ को रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली वो वैल्यूबल फॉरेस्ट होते हैं जिनको कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी डिक्लेयर किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। 1/3 एरिया को फॉरेस्ट 1/3 एरिया जो होता है किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है या फॉरेस्ट के रूप में। इसके अलावा अनक्लास फॉरेस्ट भी है। देर आर द अदर फॉरेस्ट एंड द जो वेस्ट लैंड है जो बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट या कम्युनिटी लेवल पे बिलोंग किया करती है उसको अनक्लास फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया, जम्मू एंड कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट का एरिया आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा के अंदर में, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर जो ये संख्या है, ऊपर राजस्थान के अंदर में यहाँ भी काफ़ी अच्छी संख्या है। बट आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं वो हरियाणा के अंदर काफ़ी कम हैं। बेसिकली प्लेन एरिया होने की वजह से जो पंजाब के अंदर भी आपको फॉरेस्ट एरियाज़ काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी कुछ किया जाता है। अब हम बात करें कि कम्युनिटी लेवल पे जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको भी प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। कम्युनिटी लेवल पे, यहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे आप देखिए कि यहाँ पे अलवर के बारे में बताया गया है कि जो अलवर राजस्थान में है उसमें कुछ एरियाज़ हैं जिनको कुछ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। हंटिंग को अलाउ नहीं किया जाता है, आउटसाइडर्स का यहाँ पे एनक्रोचमेंट अलाउ नहीं किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कम्युनिटी लेवल पे जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि डाइवर्स और रेयर स्पीसीज़ हैं उनको जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे कल्चर रहा है इंडिया के अंदर में कि जो हमारे यहाँ जैसे तुलसा की पूजा की जाती है हर घर में, तो तुलसी होती हैं,
तुलसी की जिस तरीके से पूजा की जाती है जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो टोटोमिज्म जिसके थ्रू रिलीजन है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो टोटोमिज्म के थ्रू ऐसे कुछ सेक्रेड जो ग्रोव्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे उनको बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही आपको राजस्थान के अंदर एक कम्युनिटी देखने को मिलेगी, आपको ये कम्युनिटी देखने को मिलेगी, बिश्नोई नाम की कम्युनिटी है। तो बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा जो खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी के पेड़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लैक बक हैं उनको यहाँ पे बचाया जाता है। ये जो गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के द्वारा ये जो कम्युनिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया बिश्नोई। 20+ में 9 कुछ इनके रूल्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कभी समय मिले तो आप बिश्नोई जो लेडी हैं प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, आप इस तरीके से गूगल करना, आप गूगल करके देखना कि बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको किस तरीके से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो बचाया जा रहा है पेड़ों को, इसी बिश्नोई कम्युनिटी से हमारे यहाँ पे जो चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट यहाँ स्टार्ट किया गया। इसके अलावा जो बीच बचाओ मूवमेंट है टिहरी में स्टार्ट किया गया। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ उत्तराखंड के वहाँ पे स्टार्ट किया गया। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए अमृता देवी बिश्नोई नाम से एक लेडी थी। जब राजा के सैनिक आए उनके गांव के अंदर में पेड़ों को काटने के लिए, तो अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा उन पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ों के चारों तरफ वो लिपट गए, पेड़ों के चिपक गए और पेड़ों को बचाया। इसमें बहुत सारे जो लोगों हैं उनकी डेथ हो गई। तो ये बेसिकली शो करता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसके जो लोग हैं वो किस तरीके से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे यहाँ पे वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो एफर्ट्स लगा रहे हैं। इसी के थ्रू हमको हिमालयन एरियाज़ में आपको एक चिपको मूवमेंट दिखाई देगा। चिपको मूवमेंट यहाँ डिफोरेस्टेशन का जो यहाँ पे रोकने से रिलेटेड है कि डिफोरेस्टेशन को कंट्री के अंदर रोका जाए। इसके अंदर काफ़ी कुछ हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस मूवमेंट के अंदर में, तो इन मूवमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट नाम के जो प्रोग्राम्स हैं 1988 में इन प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया गया। यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ के मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए एनवायरनमेंट को डिग्रेड को रिस्टोर करने के लिए इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको किया गया। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में कि कहाँ कहाँ पे ये चलाया गया है, लोकल एरिया में जो विलेज हैं उनके लोगों को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये कुछ यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं जो अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसको जो ट्राइबल लोग हैं वो किस तरीके से सेल करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, तो उसके बारे में बताया गया है। बम्बू कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है, बम्बू को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली बम्बू से रिलेटेड 2016-17 के अंदर कुछ चेंज भी आया है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के इस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर चेंज किया गया है, बम्बू को अलाउ किया गया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। तो ये हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो मूवमेंट हुए, क्या क्या रीजन है वाइल्ड लाइफ के डिग्रेडेशन के, चेंज होने के, उनके बारे में हम सब ने इस लेक्चर के अंदर देखा। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आप इस जो बुक है उसको अच्छे से रीड करो, जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से रीड करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।